स्वागत करती हूँ सभी स्टूडेंट्स का आगाज़ इंस्टीट्यूशन ऐप पर। और मैं आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की गाइड पायल गुप्ता। और आपको पता है कि पिछले साल भी हम लोगों ने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो सब्जेक्टिव में सेलेक्ट हुए थे उनके इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। इस बार हम कोई पेड ग्रुप तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम आपकी यूट्यूब के माध्यम से जितनी भी मदद कर सकते हैं वो सारी मदद आपको हमारी मिलेगी, हमारी तरफ से आपको मिलेगी। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजेंद्र सिंह जी, जो रैंक 4 है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्टिव के बाद, जो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट लगी है उसमें इनका रैंक 4 आया है। तो अभी उनसे बातचीत करते हैं और आपके सवाल मेरे द्वारा उन तक पहुंचेंगे और ये उनका आंसर देंगे, जिससे आपकी जर्नी में मदद मिलेगी। तो कैसे हो सर? आई एम फाइन मैम। आपका रैंक क्या था सर? एक बार स्टूडेंट्स को बता दो किस पोस्ट पे हो अभी और किस स्कूल में अभी आप हो। मैम मेरा रेस्ट ऑफ हरियाणा में 3rd रैंक था आरओएच में, और आई एम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस प्रेजेंटली पोस्टेड इन अंबाला भानुखेड़ी। ओके, अंबाला में अभी आप पोस्टेड हो और रेस्ट ऑफ हरियाणा में 3rd था, ओवरऑल 4 रैंक था। यस मैम। ठीक है। तो कैसा चल रहा है स्कूल का सफर? कैसा लग रहा है बच्चों के साथ? मैम एब्सोल्युटली फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे कंफर्टेबल हूँ मैं, पढ़ाने में मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा हमें पता है विजेंद्र जी, आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से यहाँ पे आए हैं। यस मैम, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। हाँ, तो पहले का सफर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और फिर आपने इस तैयारी में क्यों आपने स्विच किया। मैम मैं +2 करते ही एयरफोर्स में ज्वाइन कर गया था सन 2002 में। वहाँ पर आई वर्क एज ए रडार फिटर, रडार इंजीनियर में था। वहाँ पर मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। वो करने के बाद फिर 2009 में मैंने बीए करी, फिर 2020 में एमए करी, लास्ट में बीएड करी और फाइनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बीए एमए किया था। लेकिन मुझे मौका मिल गया पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करने का, तो मैंने 25 जुलाई को अप्लाई किया था ऑलमोस्ट, और वो मुझे पास 50-60 दिन थे तैयारी करने के। तब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और 50-60 दिन में इतने, मतलब आपकी गाइडेंस में इतना जोर लगाया मैं 3rd रैंक पे पहुंच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू का सफर भी आपका काफी बेहतरीन था, अभी आगे चल के उसकी बात करेंगे। तो आपने बता दिया आपने तैयारी कब से शुरू की थी, एक लंबी जर्नी आपकी इसमें रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो मात्र महीना भर, 1.5 महीना एफर्ट्स लगाने के बाद ये सोचते हैं कि मंजिल हमें मिल जाए, तो उन सब स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी इतनी आसान होती तो हर व्यक्ति तक ये पोस्ट जो है वो पहुँचती। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स से भी हम जैसे जैसे मिलवाएंगे, आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा मेहनत हर स्टूडेंट ने जो है इस पद को पाने के लिए की है। तो आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे विजेंद्र जी, उस समय भी आप कुछ और कर रहे थे या सिर्फ तैयारी कर रहे थे? सॉरी मैम, अगेन पूछना आपका सवाल। जब आप तैयारी कर रहे थे अपने एग्जामिनेशन की पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, उस समय भी आप कुछ और काम कर रहे थे, किसी जॉब पे थे या फिर सिर्फ यही तैयारी कर रहे थे? नो मैम, इन दोज 50 days आई वाज इन द पीजी। मैं एकदम अपने आप को घर बार छोड़ के पीजी में बैठ गया था, और मैंने 50 days एंटायरली आई वाज टोटली डिवोटेड टू द स्टडीज। मैं पहले 30 दिन में मैंने आपके रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद फिर उनको बार बार रिवाइज किया। ठीक है। और मतलब मैंने उनको कम से कम 10-12 बार रिवाइज किया था आपके नोट्स को। मैं याद करके फिर उनको मेमोराइज करता था चीजों को। और फिर मैंने फाइनल 10 डेज में फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी सफिशिएंट की। आपने भी जो प्रैक्टिस करवाई थी आपके साथ साथ, और फिर यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को मैंने उठा के उनको रिवाइज किया, उनसे प्रैक्टिस करी। तो मैंने काफी प्रैक्टिस करी। जी सर, बहुत अच्छा लिखते थे विजेंद्र जी, मैंने खुद देखे थे इनके आंसर्स। तो आप लगभग एक दिन में उन 50 दिनों में कितने घंटे अपनी तैयारी को देते थे? मैम दिन में लगभग 10-11 घंटे मैं डेली पढ़ना पड़ रहा था मुझे उन दिनों। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था मैं। बहुत ज्यादा समय आप दे रहे थे। तो मेरे बाकी स्टूडेंट्स घबराए ना, उनके पास सिर्फ 50 दिन थे, आप एक लंबी जर्नी ऑलरेडी तय कर रहे हो। तो 10-11 घंटे जो महिलाएं मैरिड हैं, फैमिली के साथ नहीं निकाल पाती, तो मैं उनको ये कहूँगी कि घबराए ना कि 10-11 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनके पास समय था, डेडिकेशन था, हिम्मत थी सिटिंग की, उन्होंने किया, समय था, उन्होंने इस तरीके से खुद को मैनेज किया हुआ था।
आप दिन में डेडिकेशन से 3 से 4 घंटे भी निकाल रही हैं तो मंजिल आप पा सकती हैं। ठीक है, तो इस बात को सुन के घबराएं ना, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। इसके बाद सर मेरा सवाल ये है कि आपके सब्जेक्टिव में मार्क्स कितने थे? मेरे सब्जेक्टिव में मैम 87.5 मार्क्स थे। और इंटरव्यू में सर? इंटरव्यू में मेरे 6.25 थे। 6.25 थे, शायद 6.83 थे जहां तक मुझे याद है। I don't remember exactly, might be। शायद आपके 6.83 थे। चलो जो भी थे, हम 6 की एवरेज लेके चलते हैं। बहुत ठीक से नंबर मतलब इन्होंने लिए थे। और अभी जो है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सर? अपने 15 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैम जैसा कि आपने हमें गाइड किया था कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो द टाइम राइट नाउ की जब भी मैं प्रैक्टिस करता था ना, वो मेरे माइंड में था कि 15 क्वेश्चन आएंगे और 180 मिनट्स है, तो एवरी क्वेश्चन को मैं 12 मिनट्स डिवोट करूंगा। 2 मिनट्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, 10 मिनट्स फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइट मतलब मेरी नजरों के सामने खड़ी थी, मैं हर 10वें मिनट पे कंक्लूजन लिखना शुरू कर देता था। मींस मैं किसी भी स्टेज पे हूं, मैंने 10वें मिनट में कंक्लूजन करके खत्म करना है क्वेश्चन। दैट वाज माय मोटो और मैं कंप्लीट कर पाया इस तरीके से। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, बस उसी चलते आप उस समय को मैनेज कर सके। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये एक बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल विजेंद्र जी इस चीज़ का है। और उसके बाद मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आपका मेवात कैडर में हुआ था, रेस्ट ऑफ हरियाणा में हुआ था, आपका दोनों लिस्ट में नाम था, कैसे क्या था सर आपका? मैंने सिर्फ आरओएच का फॉर्म भरा था, मैं मेवात कैडर में इंटरेस्टेड नहीं था, तो मेरा आरओएच में ही आना था बेसिकली। लेकिन मैं आपको बता दूं मैम कि मैं रिटन एग्जाम देने के बाद मैं 3 दिन किसी से बात नहीं की थी। मुझे लग रहा था मेरा पेपर बहुत खराब हुआ है, मुझे क्या पता था कि मेरा मतलब रिटन में मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। बहुत ऐसे हो जाता है कई बार कि पता नहीं औरों ने क्या लिखा है, मेरा बेकार ना गया हो, वो हो जाता है। जब मैं स्कूल में थी मुझे ये दिक्कत होती थी कि इसने तो इतनी शीट्स भर दी है, तू पता नहीं क्या करके आई है, ये हो जाता है कई बार, पर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बहुत अच्छा। तो सर आपने जैसा बताया कि आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हर क्वेश्चन को 12 मिनट आपने दिए, बहुत तरीके से उसका स्ट्रक्चर आपने बनाया, टू द पॉइंट आपने बातें लिखी थी, और आपका दोनों लिस्ट में नाम नहीं था क्योंकि आपने सिर्फ रेस्ट ऑफ हरियाणा ही भरा था वहाँ पे, और हरियाणा के अंदर ही आपकी नौकरी जो है वो लग गई है। ठीक है, अब जब सर इंटरव्यू की बात करें, अगर हम अपने इंटरव्यू के सफ़र की, तो जब आप पहुंचे हैं HPSC कमीशन के सामने, तो सबसे पहले आपके साथ क्या हुआ है वहाँ पे? आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हुए हैं या कैसे क्या होता है, कितना पैनल होता है, ये सब चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। वहाँ पर मैम एक पैनल में 4 लोग बैठते हैं, जिनमें से एक बोर्ड के मेंबर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे। तो वहां पर टोटल 4 लोग थे। जब मैं एंटर हुआ तो 2 फीमेल कैंडिडेट थे, 2 मेल कैंडिडेट थे। तो एंटर होते ही जस्ट जैसे हमने गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, अगर मैम बैठी हैं तो पहले जनरली एक ट्रेंड है कि पहले मैम को विश करना है, फिर सर को विश कर सकते हैं। उस तरीके से विश करने के बाद हम वहां पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने जनरली अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपने स्कूल का नाम ये नहीं बताना है। वो ये कहते हैं कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट में की या पीजी की सब्जेक्ट में की, बस वही बताना है। ठीक है। तो फिर जैसे ही आप वो बताते हैं तो वहां से वो फिर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने पब्लिक एड से एमए और बीए एमए मेरा दोनों पब्लिक एड से था, तो उन्होंने पहले जो क्वेश्चंस पूछे मुझसे बीए एमए से ही पूछे। ठीक है। तो और एक एनालिसिस मैं बाद में बताऊंगा जो एक्चुअली हुआ ये था। तो पहले पब्लिक एड से क्वेश्चंस पूछ के फिर वो धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल साइंस पे शिफ्ट करते गए अपने क्वेश्चंस को। और फिर मेरे पर्टिकुलर उसमें बैच में मतलब जो मुझसे पूछा जा रहा था, मुझसे इंडियन पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था इंडियन पॉलिटी। हाँ, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इंडियन पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो वो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट में ही आ गए, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। बट इंटरव्यू में एक चीज हो गई, जैसे वो उनको ये लग गया कि इसने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने मुझसे क्लियरली पूछा कि हैव वी रेड थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। मैं बोला यस सर, बोला ऑल, मैं यस सर। बट दे स्टार्टेड आस्किंग मी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अच्छा ये बताओ 9th की एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक है।
तो मैं वहां पर फंसने लग गया था। उनको मतलब दे कुड फाइंड आउट कि इसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। हाँ। क्योंकि मैंने तो आपका टोटल क्लासेस लेके और उसके नोट्स बना के वैसे सब्जेक्ट सिलेबस की तैयारी की थी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर मैं थोड़ा फंस गया था। अब एक जगह पर उन्होंने ऐसे फंसा दिया कि ठीक है आप एक डेमो दो, तो उन्होंने कहा डेमो दो। आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं अभी देता हूँ डेमो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डेमो देने में। तो जब मैं बोर्ड पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी के टॉपिक पे डेमो देना है। तो देन आई स्टक और मेरे फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे फॉर ए मोमेंट। फिर मैंने सोचा कि 9th एनसीईआरटी में गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी यही तो है सब एनसीईआरटी में, किसी में तो ये भी होगा ही। मैं वही टॉपिक जो डिस्कस हो रहा था मैंने गवर्नमेंट का टॉपिक लिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और उस पे एकदम जबरदस्त डेमो दिया। वो एक बार मुझे बीच में टॉक के बोले कि डोंट थिंक दैट कि यू आर इन फ्रंट ऑफ द एचपीएससी, आप ऐसा मानो कि स्टूडेंट्स के सामने हो। तो मुझे मौका मिल गया अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का। मैं फिर उस तरीके से मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर, लुक ऑन द बोर्ड। तो फिर मैंने एक बढ़िया सा डेमो दिया उनको। उन्होंने बीच में जो क्रॉस क्वेश्चन किए वो भी इंडियन पॉलिटिक्स ही थे, तो वो भी मैं बहुत बढ़िया से जवाब दे पाया उनका भी। तो मेरा ये सब चीजें सही गई। बट एक चीज थोड़ी सी नेगेटिव हो रही थी कि मुझे इंग्लिश मीडियम में था और एयरफोर्स में इंग्लिश ज्यादा बोलने की आदत थी हमारी, तो इंटरव्यू के दौरान मैं इंग्लिश का ज्यादा यूज कर रहा था। तो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे वो बाकी बोर्ड मेंबर्स को ये बता रहे थे कि ये जो इंग्लिश का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉब्लम होगी बच्चों को समझने में। बट फिर भी मेरा स्कोर ठीक गया, मैं बच गया उस बात में भी, मैं नहीं फंस पाया मेरे, आई थिंक। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है स्टूडेंट्स को, जैसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम, क्या वहाँ पे कुछ चूज करवाया जाता है? मतलब मैम एक्चुअली एक जो धारणा है ना वो यही है कि हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं हमारे स्कूलों में, तो वहाँ थोरो इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, एकदम थोरोली हर चीज का जवाब इंग्लिश में नहीं देना चाहिए। आप कहीं जरूरत पड़ती है कोई इंग्लिश में ही सवाल पूछे तो ही इंग्लिश में जवाब देना चाहिए, अदरवाइज अगर हिंदी में पूछ रहे हैं तो जवाब हिंदी में ही देना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। इस बात पे मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहूंगी कि आप भाषा के विवाद में उलझे ही ना। आप जैसे कॉन्फिडेंट हैं, जैसे आप आम अपनी दिनचर्या में मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपने पैनल के साथ बात करें। तो भाषा में आप ज़्यादा ना उलझें कि इंग्लिश के हैवी वर्ड्स याद कर रहे हो या हिंदी के बहुत मुश्किल शब्द आप याद कर रहे हो। जैसे आप डिसेंट वे में अपनी बातें कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोर्ड के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। ठीक है, तो जैसे डेमो आपका लिया गया, तो डेमो का टॉपिक उन्होंने दिया था विजेंद्र जी। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। जैसे डेमो का इंटरव्यू उन्होंने आपका डेमो लिया, जब डेमो लिया तो क्या उन्होंने ही आपको टॉपिक दिया था या आप अपनी मर्जी से टॉपिक ले रहे थे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैम एक बार और रिपीट करना प्लीज। मैं बताती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने आपको डेमो के लिए कहा तो डेमो का टॉपिक आपने सेलेक्ट किया या उन्होंने ही दिया आपको? मैम उन्होंने डेमो का टॉपिक नहीं दिया, उन्होंने मुझे ये बोला कि टॉपिक 9th क्लास की एनसीईआरटी से होना चाहिए। बस उन्होंने थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट डाल दिया मेरे ऊपर। जो टॉपिक मैं तैयार करके गया था मैं वो नहीं पढ़ा पाया वहां पे, लेकिन जो डिस्कस हो रहा था वहां पर मैंने वही टॉपिक पिक करके और उसी पे डेमो दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरीके से वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है कि हमें ये आता है, हमें वो आता है। जो आता है आप अपने आप को वैसे ही दिखाएं और बिल्कुल भी बनावटी ना बने। जो आप हो वो आपको इंटरव्यू में दिखाना है, नहीं तो वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे आपको, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। यस मैम, क्योंकि उनको डाउट हुआ था, उन्होंने तभी मुझसे पूछा था। अगर आई थिंक कि अगर ये झूठ नहीं बोला होता मेरे 2 नंबर और बढ़ जाते, मेरा रैंक 1 भी हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि आपका इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू मैंने लिया था और मुझे 12.5 में से आपके 6.5 नंबर थोड़े कम लगे थे, क्योंकि शायद आप इस विवाद में उलझ गए थे उनके साथ, तो आपके मार्क्स कट गए वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रैंक आपने हासिल किया। लगभग कितने टाइम आपका इंटरव्यू चला था विजेंद्र जी? मैम मेरा इंटरव्यू 7 से 8 मिनट चला था। 7 से 8 मिनट, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे गए या करंट का भी कोई योगदान था? अच्छा मैम, ये एनालिसिस देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मेरी जो तैयारी थी वो मैं थोड़ा सा एक जर्नल ओरिएंटेशन के साथ तैयारी करके गया था। मैंने सोचा कि एचपीएससी का इंटरव्यू है तो थोड़ा जनरल चीजें ज्यादा रहेंगी या फिर मेरी जॉब प्रोफाइल से कुछ रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो हम टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो एकदम टोटली टीचर ओरिएंटेड है।
टीचर ओरिएंटेशन में भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी एनसीईआरटी ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगा, मतलब हमें वो अपनी दूसरी बुक से वो ज्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे, एनसीईआरटी पे वो जरूर फोकस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो उनको पेडागोगी में भी वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वो ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इनको पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चों को जो स्टडी करने का ये तरीका है, क्या ये बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। इन चीजों को भी वो मतलब वो पेडागोगी में भी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी भी आपकी टेस्ट करते हैं वो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं तो वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते होंगे कि कोई बच्चा है वो इस तरीके का है तो आप कैसे डील करेंगे, कुछ इस तरीके का वहाँ होता होगा ना। जरूर। यस मैम। ठीक है, तो सर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे जो उन्होंने आपसे मांगे? मैम जो डॉक्यूमेंट इंटरव्यू से पहले चेक करेंगे वो सारी हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो 10th 12th बीए एमए और बीएड और हमारा एचटेट, जो हमने उस क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए जिनको भी जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है वो सारी चाहिए। प्लस अगर आपने कोई कोटा क्लेम किया है तो कोटा क्लेम करने का अगर एससी बीसी ईएसएम हम कुछ भी क्लेम करते हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लेम द कोटा। और ये सारे आप अटेस्ट करवा के गए थे? मैम उन्होंने अटेस्टेड नहीं मांगे, बिल्कुल ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था कि आप अटेस्ट करा के लाओ, सेल्फ अटेस्टेड भी वहां चलता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप सर वहाँ पे जब जा रहे थे तो कुछ टोकन सिस्टम मैंने सुना है वहाँ था, कुछ टोकन सिस्टम था जिससे आप अपने पैनल को चुन रहे थे? यस मैम, वहां पर चीजों को फेयर करने के लिए, ताकि मतलब कोई वहां पर अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर पाए कमीशन में, तो चीजों को एक तरीके से लॉटरी सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप कौन से पैनल में जाएंगे या फिर आपके गले में क्या रो नंबर डाला जाएगा, क्या कोड बनेगा। वहां पर जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं इंटरव्यू वाले, उनको ये नहीं पता चलेगा कि आपका नाम रो नंबर क्या है। आपके गले में जो एक नया रो नंबर डाला जाएगा वहां से, वो आपने एक पेटी में से निकाल के सिलेक्ट करना है, तो वो बहुत रैंडम है, वो किसी को आइडिया ही नहीं लगेगा कि आप कौन हो। ठीक है, ओके। तो वो टोकन सिस्टम से चीजें फेयर हो जाती हैं। आप हमारे अभी उन स्टूडेंट्स को कैसे मतलब अपना कुछ गाइडेंस देना चाहोगे जो अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब्जेक्टिव क्लियर किया है और अभी 15 से 20 अक्टूबर के बीच सुनने को आ रहा है कि इंटरव्यू होंगे। तो सर कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, वो बता दीजिए। यस मैम, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफाइल वगैरह पे थोड़ा सा काम कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज अगर हम बताते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स जो है 9th 10th 11th 12th वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती हैं। उसके बाद अपनी पेडागोगी आप अच्छी करें, पेडागोगी करने के बाद आप फिर थोड़ा सा हरियाणा की जो जनरल नॉलेज है या जनरल इंफॉर्मेशन है उन चीजों को थोड़ा सा अपडेट कर लें। बस इन एस्पेक्ट पे ये चीजें आपने तैयार करनी है। इंटरव्यू से पहले आप अकेले बैठ के अपने दोस्तों के साथ और आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर उनको ऑप्शन मिलता है तो वो भी एक ऑप्शन है, अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। जैसे मैंने जब आपको पहला इंटरव्यू दिया था, उस पहले इंटरव्यू में मेरी टांगे शेक कर रही थी, मैं फील कर रहा था कि मेरी टांगे शेक कर रही हैं। दूसरे में मुझे वो प्रॉब्लम फील नहीं हुई और फाइनली इंटरव्यू में मैं सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट था, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे वहां से निकाल के ले गया। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस की जो नॉलेज थी वो मेरी कम थी, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब वो सब्जेक्ट एनालिस्ट आपसे पूछने लगता है तो वो आपकी डेप्थ को निकाल लेता है कि आपको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट की। वहां पर मैं फंस रहा था क्योंकि मैंने बस सुपरफिशियली सब्जेक्ट को तैयार किया था। बिल्कुल, क्योंकि कम समय में तैयार किया हुआ था और बैकग्राउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, और वो भी शायद आपको इस बात से ही आंक रहे थे कि जनरल वे में इनको इंडियन पॉलिटी के बारे में कितना ज्ञान है। 11वीं 12वीं को पढ़ाना है वो उसी तरीके से एनसीईआरटी पे ही आपको लेके जा रहे थे। पर जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से थे, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से ही है उनको मैं कहूँगी कि सब्जेक्ट रिलेटेड डीप क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पे ज़्यादा ध्यान वो नहीं देते। तो अपने कंसेप्ट को आप लोगों को बिल्डअप करना है, ठीक है। तो आपसे आखिरी सवाल विजेंद्र जी हमारा ये है कि पूरे सफ़र में मैं आपके कैसे काम आ सकी, हमारा इंस्टीट्यूट आपकी कैसी मदद कर सका, आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। मैम मेरे पास कोई जब
मैंने फॉर्म भरा तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन सामने आ रहे थे। एक तो ये कि मैं क्विट कर दूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़ा नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। दूसरा ये था कि लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं देखता हूं कुछ करके। दूसरा ऑप्शन था कि मैं किताबें खरीद लूं। मुझे समझ में ऐसे लगा कि अगर मैं किताबें खरीदता हूं तो 5-6 किताबें खरीद के मैं वो 6 महीने में भी कवर नहीं हो पाएंगी किताबें, वो भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा। तीसरा ऑप्शन मेरे पास फिर ये कोचिंग ज्वाइन करने का था। जब कोचिंग मैंने ज्वाइन करी तो मुझे यही लगा कि मैं कोचिंग ज्वाइन करके अपने नोट्स बना के पढ़ाई करता हूं, ये काम जल्दी हो जाएगा। और फिर सब कुछ उन नोट्सों से हुआ है मैम, आपकी गाइडेंस से ही हुआ है, आपने जो राइटिंग प्रैक्टिस करवाई थी उससे हुआ है। और फिर हमारा एक ग्रुप बन गया था स्टूडेंट्स का, तो आपस में भी स्टूडेंट बहुत हेल्प कर रहे थे। तो ये सारी चीजें मुझे मतलब थ्रू कर पाई। और आपका तो देखो, आपका ही सिलेबस से सब हुआ है, वो तो आई एम थैंकफुल टू यू मैम। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट विजेंद्र जी हैं, और आपने देखा 50 दिन की लगातार 10 से 11 घंटे की पढ़ाई इन्होंने की, और इतने ज़बरदस्त तरीके से टॉप 10 में आना, यानी रैंक 3 और 4 जो है लेना बहुत मुश्किल बात है। और जब इतना विवादित इनका इंटरव्यू हुआ, और अगर इनका इंटरव्यू और थोड़ा अच्छा होता तो ये रैंक 1 पे आपको दिखाई देते। तो बाकी जो परमात्मा है वो भी आपके ज़िंदगी के अंदर जो भी है वो अच्छा ही सोचते हैं कि रैंक 1 से रैंक 4 पे लाए। कोई इशू इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप सब कैंडिडेट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, डेडिकेशन से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, करंट से रिलेटेड अपडेट रहिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है करंट में, पर आपको पता होना चाहिए आसपास पॉलिटिकल माहौल क्या बना हुआ है, कैसे इंटरनेशनल दुनिया के अंदर काम चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, अपनी ड्रेस वगैरह को प्रिपेयर रखें, और अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, इधर उधर की बातों को ना सुनते हुए कि ये घपला हुआ है, वो घपला हुआ है। जो भी है ये बातें हर साल उठती हैं। आप अपनी तैयारी के दौरान अपनी तैयारी ही कीजिए। जब मंजिल मिल जाए, बाकी चीज़ों में पढ़ना तो वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपना समय निकालिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आपको पता है आगाज़ इंस्टीट्यूट इस बार कोई पेड ग्रुप नहीं ला रहा है इंटरव्यू का, उसकी वजह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। और लेकिन YouTube के माध्यम से मेरे पुराने जितने भी एक्स कैंडिडेट्स हैं वो आपकी जितनी मदद कर सकते हैं हमारे माध्यम से, इस मदद के ज़रिए हम आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो विजेंद्र जी धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो हम अपनी बातचीत को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।